नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए सेना का नाग मोर्चे पर जाने के लिए तैयार है। नाग यानी देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की निगरानी में बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका आखिरी ट्रायल भी कामयाब रहा। अब यह मिसाइल भारतीय सेना और वायुसेना के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। लद्दाख में चीन के साथ 6 महीने से चल रहे तनाव को देखते हुए नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण बहुत मायने रखता है, क्योंकि एलएसी पर चीन की टैंक वाली दादागिरी अब नहीं चलने वाली। खास बात यह भी है कि नाग मिसाइल पूरी तरह भारतीय है और बीते 4 साल में जितने भी टेस्ट हुए उनमें 100% नंबर से पास हुई। भारतीय रक्षा मंत्रालय की संस्था डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेना और वायुसेना की जरूरत के मुताबिक 3 तरह की नाग मिसाइल बनाई। एक वर्जन तो वो है जिसे बख्तरबंद गाड़ी से दागा जा सकता है। नाग मिसाइल के लिए वो खास गाड़ी भी तैयार है जिसका नाम नमिका यानी नाग मिसाइल कैरियर है। दूसरी किस्म की नाग मिसाइल का नाम ध्रुवास्त्र है, जिसे हेलीकॉप्टर या हल्के लड़ाकू विमान में फिट किया जा सकता है। नाग मिसाइल के तीसरे रूप का नाम है सेंट यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका इस्तेमाल सेना की एविएशन कोर और वायुसेना दोनों कर सकती। चौथी पीढ़ी की इस टैंक रोधी मिसाइल की रेंज 20 किलोमीटर है और रफ्तार इतनी कि मिसाइल दागने के 1.25 मिनट में दुश्मन के टैंक के परखचे उड़ चुके। नाग के साथ एक और खुशखबरी भारत को मिली है। देश में बना सबसे घातक युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती भी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। रडार को चकमा देने में सक्षम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला यह विध्वंसक युद्धपोत दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल माना जा रहा है। यह युद्धपोत नया है, लेकिन इसका नाम पुराना ही रखा गया, क्योंकि 1971 की लड़ाई में आईएनएस कवरत्ती ही था जिसने पाकिस्तान की नौसेना के एक युद्धपोत, हथियार ले जा रहे एक मालवाहक जहाज, समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने और हटाने वाले युद्धपोत और तेल के टैंकर को अरब सागर में ही दफन कर दिया था। वही आईएनएस कवरत्ती अब और ताकतवर बनकर भारत की नौसेना का हिस्सा बन चुका है। नाग के खौफ से खच्चर पर आया चीन। भारत के बिछाए जाल में फंस गया चीन। समंदर से आसमान तक चक्रव्यूह में चीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चीन की सेना भारत के साथ तनाव बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। चीन की सरकार के इशारे पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बिछा रही है, सैनिकों की तादाद बढ़ा रही है, खतरनाक हथियारों का जखीरा तैयार कर रही है। यही नहीं, बातचीत के साथ भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी कर रही है। तो शी जिनपिंग जंग की गीदड़ भभकी देकर दुनिया को महायुद्ध की आग में धकेलने पर आमादा नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। चीन की किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए भारत शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। चीन की चालबाजियों को देखते हुए सीमा पर हमारे जवान मुस्तैद हैं, तो उन्हें ऐसे घातक हथियार भी मुहैया कराए जाने की कोशिशें तेज हो गई हैं जो पल भर में चीन जैसे किसी भी दुश्मन देश की जुर्रत का जवाब दे सकते हैं। जमीन से आसमान और समंदर तक घातक साबित होने वाले इन हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है। भारत तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। तो राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज से दागी जा रही ये मिसाइल भारत की उसी आक्रामक रणनीति की बानगी। भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाई है। भारत ने गुरुवार को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के अंतिम चरण के सफल परीक्षण को अंजाम दिया है।
इस मिसाइल को DRDO की तरफ से विकसित किया गया है और ये दिन के उजाले और रात के अंधेरे में दुश्मन के किसी भी टैंक को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकता है। चीन की चिंता तब से बढ़ी हुई है जब से DRDO के प्रमुख ने कहा था कि भारतीय सेना जिस तरह की भी मिसाइल चाहती है वैसी ही मिसाइल बनाकर उसे दी जाएगी। मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में जिस तरह भारत आत्मनिर्भर हो चुका है वो चीन की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है। ऊपर से नाग के सफल परीक्षण ने बीजिंग तक हलचल मचा दी है। इधर पोखरण से नाग मिसाइल दागी गई, उधर शी जिनपिंग के माथे पर शिकन की लकीरें खिंच गईं। दरअसल चीन का परेशान होना वाजिब भी है, क्योंकि नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह दिन और रात के दौरान दुश्मन के टैंकों को तबाह कर सकती है। इसमें इंफ्रारेड भी है जो लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक कर देता है। नाग मिसाइल में लक्ष्य को भेदने की बेहद सटीक क्षमता है। भारतीय सेना फिलहाल दूसरी पीढ़ी के मिलान 2T और कोंकूर ATGM का इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा सेना को तीसरी पीढ़ी की ऐसी मिसाइलों की तलाश थी जो दुश्मन के टैंकों को रोकने में कारगर साबित हो। ऐसे में नाग के आखिरी सफल परीक्षण से भारत की ये चिंता भी दूर हो गई और चीन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में नाग की फुफकार से उसके टैंक पलक झपकते ही राख में तब्दील हो सकते हैं। ऐसा मिसाइल है जो कि बेहद ठंडे इलाकों में भी काम करता है और भारत का जो बेहद गर्म डेजर्ट है, थार डेजर्ट, जहाँ की गर्मियों में दिन के दोपहर के समय लगभग जो वातावरण है एक तरह से उफान पे होता है, उभल रहा होता है, तो नंगी आंख से तो बहुत पास का देखना मुश्किल होता है। ऐसे हालात में भी 4 किलोमीटर दूर से ये टैंक को देखकर पहचान सकता है और उस पर सटीकता से वार कर सकता है। पिछले करीब 1.5 महीने में DRDO ने कम से कम 12 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइलें अलग अलग मारक क्षमता वाली और बेहद घातक हैं। जानकारी के मुताबिक DRDO आने वाले दिनों में कुछ और मिसाइलों का भी टेस्ट करने वाला है। यही नहीं, हिंदुस्तान जमीन के साथ साथ समंदर में भी चीन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान अपने जंगी बेड़े में ऐसे युद्धक जहाज भी शामिल कर रहा है जो नीले पानी में चीन की लाल साजिशों पर पानी फेरने का कुव्वत रखते हैं। इन्हीं में से एक है INS कवरत्ती। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने समंदर में एक और महाबली को उतार दिया है। विशाखापट्टनम में देश में बने एंटी सबमरीन युद्धपोत INS कवरत्ती को नौसेना में शामिल कर लिया गया। कवरत्ती के बेड़े में शामिल होने से नौसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित 4 स्वदेशी युद्धपोतों में से ये आखिरी है। INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना के संगठन डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन यानी D&D ने डिजाइन किया है, जिसमें इतनी खूबियां हैं कि इसका मुकाबला करने में दुश्मनों का दम निकल जाएगा। INS कवरत्ती की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आता। INS कवरत्ती को देश में बने अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। इसमें एक मध्यम श्रेणी की बंदूक, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर शामिल है। ये पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम है। 109 मीटर लंबे इस जहाज को समुद्र में किसी तलवार की तरह चलाया जा सकता है। 25 नॉट्स की अधिकतम रफ्तार से चलने वाले INS कवरत्ती में 4 डीजल इंजन लगे हैं जो 3000 किलोवाट की पावर पैदा करते हैं। INS कवरत्ती का नाम 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले युद्ध में अपने अभियानों के जरिए अहम भूमिका निभाने वाले युद्धपोत INS कवरत्ती के नाम पर मिला है, जो अब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चालबाज चीन की करतूतों पर पैनी नजर रखेगा।
भारत ने अपने आप को सैनिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से मजबूत किया हुआ है और भारत की नौसेना, भारत की वायुसेना और भारत की स्थल सेना आज चीन को बराबर उसी की भाषा में जवाब देने की स्थिति में है और चीन की किसी तरह से बुली करने की जो प्रवृत्ति है उसको भारत रोकने की स्थिति में है। जाहिर है, जुबान से जहर उगलने वाले, बार बार युद्ध की धमकी देने वाले, दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले चीन के खिलाफ भारत कारगर रणनीति बना रहा है। न सिर्फ ताकत बल्कि कूटनीति का इस्तेमाल कर चीन को सबक सिखाने की तैयारी हो रही है। तो शायद यही वजह है कि अब चीन के अखबारों में ही उसकी सेना की पोल खुलने लगी है। ड्रोन से डिलीवरी की बात करने वाला चीन खच्चर के भरोसे है। डरे चीन की खच्चर वाली कहानी अभी बाकी है। भारत नियम कानून के तहत सेना की ताकत बढ़ा रहा है। हमारे वैज्ञानिक नए नए हथियार तैयार कर रहे हैं। इससे चीन बौखला उठा। इस बौखलाहट में उसने सेना का शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए झूठ और फरेब का सहारा लिया जा रहा है। पिछले दिनों चीन ने अपने एक ड्रोन के बारे में बढ़ चढ़कर दावा किया। अब उस दावे की पोल चीन के ही अखबार ने मिशन खच्चर नाम की रिपोर्ट छापकर खोल दी। मिशन खच्चर की इनसाइड स्टोरी क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं। लद्दाख में चीन की सेना का घमंड तो भारत के सैनिकों ने 15 जून की रात को ही तोड़ दिया था। उसी के बाद चीन की सेना के हथियारों की नुमाइश की जा रही थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग युद्ध की तैयारी का ऐलान कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने फोटो छापकर दावा किया था कि तिब्बत में एलएसी पर तैनात चीन के सैनिकों को ड्रोन के जरिए राशन पानी पहुंचाया जा रहा है। तिब्बत में भारत की सीमा तक सड़कों का जाल बिछाने, उन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गाड़ियां दौड़ाने के दावे भी किए जा रहे थे। चीन अपनी ताकत का ढोल जितनी तेजी से पीट रहा था, उसी को देखकर रणनीति के जानकारों को शक था कि यह सिर्फ गीदड़ भभकी है। युद्ध अभ्यास और हथियारों की नुमाइश करके चीन की सेना मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रही है, ऐसा साफ दिख रहा था। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद चीन के सैनिकों का जोश हवा हो चुका था। इसलिए चीन अपने मीडिया के जरिए एलएसी पर तैनात अपने सैनिकों में हौसला भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब चीन के उस ढोल की पोल भी खुल गई। जिस दिन भारत ने नाग मिसाइल के अंतिम परीक्षण की सफलता और आईएनएस कवरत्ती के नौसेना में शामिल होने का ऐलान किया, उसी दिन एलएसी पर चीन के घमंड का ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ गया। ग्लोबल टाइम्स ने खुद ही मान लिया कि एलएसी पर तैनात चीन के सैनिक अब गधों और खच्चरों के सहारे। दुर्गम पहाड़ी सीमा पर तैनात चीन के सैनिकों को राशन और जरूरी सामान गधों और खच्चरों पर लाद कर भेजा जा रहा है। हालांकि दावा यही किया गया कि इसके जरिए चीन की सेना तिब्बत की अपनी मिलिशिया यूनिट की देशभक्ति दिखा रही। गधों खच्चरों से सामान ढोने के काम में चीन ने तिब्बत मिलिशिया यूनिट को ही लगा रखा है। चीन का दावा है कि इस यूनिट में तिब्बत के लोग ही हैं जो चीन की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पहली बार चीन ने तिब्बत मिलिशिया यूनिट की तस्वीर जारी की। उसी से यह भी साबित हो गया कि तिब्बत मूल के चीन के नागरिकों की वहां हैसियत क्या है। उनका इस्तेमाल चीन की सेना कुली के तौर पर ही कर रही है। चीन की ड्रोन डिलीवरी पर बड़ा पर्दाफाश। खच्चर पर आई चीन की खौफजदा फौज। चीन के माइंड गेम का कच्चा चिट्ठा। चीन सिर्फ जंग का उन्माद नहीं फैलाता, चीन सिर्फ दादागिरी नहीं करता, बल्कि चीन माइंड गेम भी खेलता है। चीन प्रोपोगेंडा भी फैलाता है। चीन अपनी तकनीक और ताकत की झूठी नुमाइश कर दूसरे मुल्कों पर रौब झाड़ने की कोशिश भी करता है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले चीन की सेना ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो के जरिए चीन ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि तिब्बत और पूर्वी लद्दाख में तैनात उसके सैनिकों तक खाना और जरूरी सामान
ड्रोन से पहुंचाया जा रहा है। चीन ने इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए यह साबित करने की कोशिश की थी कि पहाड़ पर उसके सैनिकों तक रसद पहुंचाने में उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर्दियों में वो यहां लंबे समय तक टिके रहने का पूरा जुगाड़ कर चुका है। लेकिन चीन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो की पोल उसी के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खोल कर रखी। चीन की सेना इन दिनों तिब्बत में भारत से लगी सीमा पर खच्चरों और घोड़ों से रसद और दूसरे साजो सामान ले जाने का काम कर रही है। यह बात खुद ग्लोबल टाइम्स ने चीन की मिशन खच्चर में प्रकाशित किया है। इसके बाद चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो का मजाक बनाया जा रहा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध पर शी जिनपिंग मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहते थे। यही वजह है कि चीन की सरकारी मीडिया आए दिन ड्रोन से सैनिकों को हथियार और खाने की डिलीवरी करने के दावे करती थी। इतना ही नहीं, चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने तो ड्रोन से डिलीवरी का वीडियो जारी करते हुए भारतीय जवानों के खाने को लेकर सहानुभूति भी जताई थी। जबकि हकीकत यह है कि चीन की सेना इन दिनों तिब्बत में भारत से लगी सीमा पर खच्चरों और घोड़ों के जरिए अपने सैनिकों तक सामान और रसद की आपूर्ति कर रही है। ग्लोबल टाइम्स की मिशन खच्चर वाली रिपोर्ट से चीन के प्रोपेगेंडा वॉर की पोल खुल गई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की सेना को ड्रोन से सैनिकों तक रसद पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा चीन सेना की तिब्बती मिलिशिया यूनिट अब खच्चरों और घोड़ों का इस्तेमाल कर रही है। चीन का ब्लफ करने की जो आदत है और उसको भारत ने सही जगह पे पकड़ लिया है। सौभाग्य ये है कि प्रधानमंत्री भी लीडरशिप दे रहे हैं और रक्षा मंत्री भी एकदम दृढ़ निश्चय वाला मिल गया है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल टाइम्स ने जैसे ही चीन की असलियत बयां की, बवाल हो गया। बीजिंग तक हड़कंप मच गया। शी जिनपिंग बुरी तरह बौखला उठे। लिहाजा चीन के इस सरकारी अखबार ने फौरन यू टर्न ले लिया और अपनी सफाई पेश की। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पीएलए दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए रसद सहायता प्रदान करने में ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। कुछ जगहों के लिए जहां बड़ी मात्रा में आपूर्ति की आवश्यकता होती है, वहां इनकी सहायता के अलावा खच्चरों और घोड़ों जैसे पारंपरिक साधन अधिक व्यावहारिक है। हालांकि चीन ने अभी तक ड्रोन के जरिए सैनिकों को साजो सामान पहुंचाने का कोई वीडियो जारी नहीं किया है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चीन की जितनी छीछालेदर होनी थी उतनी हो गई। चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो का सच भी सामने आ गया। अब ग्लोबल टाइम्स लाख सफाई दे दी। माइंड गेम खेलते चीन का झूठ तो बेनकाब हो गया। तो यह भी पता चल गया कि चीन किस तरह अपने सैनिकों के साथ भेदभाव भी करता है। जी हां, पहाड़ की ऊंची चोटियों पर तैनात अपने जवानों तक सामान और रसद पहुंचाने के लिए तिब्बती मिलिशिया के सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर दुर्गम इलाकों में चीन के सैनिकों तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन इन्हें चीन में सेना के बराबर का दर्जा हासिल ही नहीं है। चीन की सरकार तिब्बती मिलिशिया को दोयम दर्जे का समझती है, जबकि इसी के सैनिक पहाड़ पर चीन की बची खुची इज्जत बचाए हुए हैं। क्योंकि सबको पता है कि चीन की सेना को पहाड़ पर जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। चीन की सेना पहाड़ की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई नहीं कर सकती। चीन की सेना बर्फीली चोटियों पर लंबे समय तक नहीं टिक सकती, जबकि भारत को पहाड़ पर जंग लड़ने का लंबा अनुभव है। पहाड़ की लड़ाई में भारतीय सेना शारीरिक रूप से भारी पड़ती है। भारत की जो सेना है बेहद प्रोफेशनल है। वो किसी भी इलाके में, बहुत ऊंचाई हो या समुद्री इलाका हो या जंगल हो, ऐसे तभी खतरनाक इलाकों में युद्ध करने में ये बेहतरीन मानी जाती है, विश्व में बेहतरीन मानी जाती है। सारी दुनिया ने भारत की सेनाओं का लोहा माना है। जाहिर है
चीन पहाड़ पर भारत को जंग की गीदड़ भभकी भले दे रहा हो, लेकिन उसमें इतना दम नहीं कि वो हिंदुस्तान से लोहा ले सके। चीन के सैनिकों की सांस फूलने लगती है। ऐसे में वो भारत के शूरवीरों से दो दो हाथ क्या करेंगे? तो शायद यही वजह है कि डोकलाम, गलवान और पैंगोंग में चीन को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान में जनता के गुस्से, बलूचिस्तान से लेकर सिंध प्रांत में विद्रोह जैसे हालात और वहां की 11 विपक्षी पार्टियों के शिकंजे में फंसे इमरान खान को अब कोरोना याद आ गया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान पाकिस्तान में तालाबंदी लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए उसी कोरोना वायरस का बहाना बनाया जा रहा है जिसे मार्च अप्रैल में इमरान खान महामारी मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। कोरोना संकट की वजह से जब करीब करीब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, उस वक्त भी इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को यही घुट्टी पिला रहे थे कि लॉकडाउन ठीक नहीं है। उन्होंने डींग भी हां की कि पाकिस्तान में उनकी सरकार स्मार्ट लॉकडाउन से काम चला रही है। इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब उस वक्त समझ में नहीं आया था, अब साफ हो गया कि इमरान खान स्मार्ट तरीके से लॉकडाउन को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान में लॉकडाउन की क्रोनोलॉजी याद कीजिए तो इमरान खान का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। वहां मार्च के दूसरे हफ्ते में सिंध प्रांत की सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया था। सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी की सत्ता है, इसलिए इमरान ने लॉकडाउन को गैर जरूरी बताया था। मार्च के तीसरे हफ्ते में गिलगित बाल्टिस्तान और अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में अनिश्चितकाल के लिए लॉकडाउन वहां की सेना के इशारे पर लागू किया गया, क्योंकि दोनों इलाकों में लोग सरकार और सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में इमरान की पार्टी की सरकार थी जहां लॉकडाउन नहीं था। इमरान पर भेदभाव के आरोप लगे तो अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का राग अलापना शुरू किया। ये स्मार्ट लॉकडाउन भी 9 मई को खत्म कर दिया गया। उसके बाद से ही इमरान खान यही ढिंडोरा पीट रहे थे कि उनकी सरकार ने कोरोना को काबू में कर रखा है। तभी वहां विपक्षी दलों का आंदोलन बेकाबू हो गया। कराची में पुलिस ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। इत्तेफाक से तभी इमरान खान को महामारी याद आ गई। पाकिस्तान में कोरोना की निगरानी और रोकथाम के नियम बनाने की जिम्मेदारी एनसीओसी यानी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नाम की एजेंसी के पास। उसके कर्ता धर्ता इमरान खान के स्वास्थ्य सलाहकार हैं, जिन्हें पाकिस्तान में बीते एक हफ्ते में कोरोना बेकाबू नजर आने लगा। इमरान सरकार का दावा है कि जिस हफ्ते विपक्ष का आंदोलन शुरू हुआ उसी दौरान पाकिस्तान में कोरोना से होने वाली मौतों में 140% की बढ़ोतरी हो। अब एनसीओसी ने अल्टीमेटम जारी कर दिया कि अगर कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो पूरे पाकिस्तान में सख्ती से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। माना यही जा रहा है कि 25 अक्टूबर को बलूचिस्तान में विपक्ष की रैली से पहले इमरान खान अपने स्मार्ट लॉकडाउन का सियासी दांव चल सकते हैं। सरकार के खिलाफ सड़क पर संग्राम। सेना के खिलाफ गली गली में गदर। देश भर में विपक्ष का हल्ला बोल। हुकूमत को, इस सिलेक्टेड को, इनके सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया कि चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए। इमरान और बाजवा की खुल रही है पोल। खतरे में इमरान और बाजवा का ताज। पाकिस्तान में सब कुछ चरमरा चुका है। गली गली में अराजकता फैल गई। हर तरफ चीख पुकार मची है। कहीं गोलियां बरस रही हैं तो कहीं बम फट रहे हैं। इसकी पहली वजह यह है कि सरकार लगभग खत्म हो चुकी है और गद्दी पर इमरान के गिनती के दिन बचे हुए हैं। जनता इमरान को उखाड़ फेंकने के लिए बेकरार है। गुंडागर्दी हो गई। यहाँ पे कराची के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, बुड्ढों को उठा के ले जा रहे हैं, थानों में रिश्वत ले रहे हैं। हम लोग सुबह 6 बजे आते हैं यहाँ पर और हम लोगों को थाने में डाला जाता है। 10,000 रुपए पुलिस मांग रही है। ये क्या अंधेर नगरी है? इमरान खान ने बोला था हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। क्या कर रहे हैं? हुकूमत है ही नहीं। कौन सी हुकूमत है यहाँ? हुकूमत तो वो थी जिनको इन्होंने चोर कह के, डाकू कह के भगा दिया। जिनको चोर और डाकू बोला है वो थे हमारे मोहसिन। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वो टुकड़े टुकड़े होने के बेहद करीब पहुंच गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कराची कांड पाकिस्तान की तबाही के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है।
पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब वहां की सरकार और सेना एक साथ जनता के निशाने पर है। पहली बार पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बगावत की आवाज़ बुलंद हुई है और बागियों ने जनरल बाजवा के बुज़दिलों के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोला है जिससे डरकर सेना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पहले दिन से ही इमरान सरकार सेना की बैसाखियों के सहारे टिकी थी, लेकिन अब सेना जनता के गुस्से से बचने की जद्दोजहद में लगी हुई है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त इमरान खान की कुर्सी जा सकती है और पाकिस्तान के टुकड़े होने से अब कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ एक साथ बगावत होना ये बताता है कि इस वक्त पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की कुर्सी पर एक साथ कई तलवार लटक रही है। इमरान और बाजवा की जोड़ी के गले की हड्डी 11 विपक्षी दलों का गठबंधन है। इस गठबंधन की देश भर में चल रही मुहिम से सरकार और सेना के होश उड़े हुए हैं। इस बीच कराची कांड ने इनकी मुश्किल और बढ़ा दी है। इसी कांड के बाद सेना और पुलिस के बीच शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही और सैन्य अफसरों के भ्रष्टाचार के मामले ने भी तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सत्ता और विपक्ष के इस संग्राम को धार जनता दे रही है, जिसने इमरान और बाजवा की जोड़ी से नाराज होकर बगावत का शोर बुलंद कर दिया है, क्योंकि वो लगातार महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विपक्ष ने जो मोर्चा खोला, उसे कुचलने की कोशिश में ही इमरान और बाजवा ऐसे जाल में उलझ गए कि कुर्सी बचाने के उनके सभी रास्ते बंद हो गए। जिस पाकिस्तान में पिछले 70 साल से सेना के आदेश के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, उसी पाकिस्तान में सेना को पुलिस के आगे हथियार डालने पड़ गए और पहली बार किसी सेना प्रमुख को पूरी तरह से बैकफुट पर आना पड़ा। किसी तरह का भी डिस्टर्बेंस होना यह अपने आप में बहुत दुखद बात है। कराची कांड के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना बहुत बुरी तरह से बैकफुट पर जाएगी और उसके खिलाफ जब एक ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स खड़ी हो रही है, ये एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जाएगा जब पब्लिक खड़ी होगी और लास्ट में पॉलिटिशियन खड़ा हो जाएगा। कराची कांड के बाद पाकिस्तान की सेना सहमी हुई है। इमरान और बाजवा को अपनी कुर्सी बचाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, जबकि विपक्ष का हमला भी तेज होता जा रहा है और जनता के जुड़ने से उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही है। बात की सारी जिम्मेदारी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पर आती है। मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म की है। दोनों इदारे, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर सिंध, वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद बात नहीं करता इदारों से, उसका सेक्रेटरी बात करता है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म खुद भी कर सकता है, लेकिन किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन दो इदारों को, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है, कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। PMLN के नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के इस तेवर और अंदाज से ही साफ हो जाता है कि अब पाकिस्तान में इमरान के दिन पूरे हो चुके हैं। नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर सेना की मदद से गद्दी तक पहुंचे इमरान खान भी मुल्क में आई तब्दीली को महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी के प्यार में अंधे हो चुके इमरान ने खुद को बचाने के लिए अब अपना आखिरी हथियार चल दिया है। इमरान खान के लिए इस वक्त सबसे जरूरी है कि 11 विपक्षी दलों के गठबंधन को कमजोर किया जाए। इसीलिए मरियम नवाज के पति सफदर को गिरफ्तार कर सरकार और सेना विपक्षी दलों को धमकाना चाहती थी, लेकिन पोल खुल जाने से पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया और अब इमरान खान कोरोना का सहारा लेकर किसी तरीके से अपनी कुर्सी बचाने का दांव चल रहे हैं। दुनिया के लिए कोरोना एक महामारी है। हर मुल्क की सरकार इससे लड़ रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना का इलाज तलाशने में जुटे हैं। कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए भारत समेत दुनिया के बहुत से देश रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी सरकार के लिए कोरोना एक हथियार है, जिसका इस्तेमाल कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है। इमरान की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा विपक्ष की हो रही ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 25 अक्टूबर को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में गठबंधन दलों की रैली होने वाली है। इमरान खान किसी भी कीमत पर इस रैली को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हर पैतरा नाकाम होने के बाद उन्होंने कोरोना को हथियार बनाया है। अपनी साजिश के तहत इमरान खान एक बार फिर देश में लॉकडाउन करने की तैयारी में है।
इसके लिए पाकिस्तान में कोरोना के आंकड़े अचानक से बढ़ा दिए गए। इमरान खान कोरोना के बढ़ते मामलों की दलील देकर देश भर में तालाबंदी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लॉकडाउन के नाम पर विपक्ष की रैलियों को रोका जाए। कोरोना की दूसरी पूरे देश में जनता का गुस्सा भड़का हुआ है और विपक्ष के गठबंधन की रैलियों में नजर आ रही भीड़ से भी उन्हें माहौल का अंदाजा हो चुका है। यही नहीं, गली गली में लग रहे नारों का शोर भी उनके कान तक पहुंच रहा है। जनता के इस मूड को समझते हुए इमरान सीधे लॉकडाउन का ऐलान करने से बच रहे हैं। लिहाजा इसके लिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके तहत इमरान खान देश में फिर से लॉकडाउन करने का माहौल बना रहे हैं, लेकिन बेहद शातिर तरीके से पहले उन्होंने कोरोना के लिए बनाई गई एजेंसी को सक्रिय किया है। इमरान को रिपोर्ट करने वाली इस एजेंसी का नाम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है। इमरान से हरी झंडी मिलने के बाद इस एजेंसी ने अचानक देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ा दिए हैं और आने वाले वक्त में देश भर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। ये एजेंसी देश के सभी बड़े शहरों का नाम लेकर यहाँ कोरोना के बढ़ने का खतरा जता रही है। इसके अलावा एजेंसी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में भी कोरोना के मामले फिर बढ़ने की आशंका जताई है। ऐसी आशंकाएं और अलर्ट जारी करते हुए इमरान की इस एजेंसी ने यह भी कह दिया है कि एक जगह पर लोगों का इकट्ठा होना बेहद खतरनाक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एजेंसी ने सरकार को सलाह दी है कि रैलियों और सभाओं में लोगों के जाने पर पाबंदी लगाई जाए। इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जब लॉकडाउन की अब इंडिकेशंस दिए हैं ऑपोजिशन अभियान को रोकने के लिए, ये दर्शाता है कि वो उनकी मजबूरी है, उनके पास और कोई तरीका नहीं है। और बड़ी बात, क्योंकि वो आर्मी के खिलाफ हुआ है तो जायज़ बात है कि वो आर्मी के सिलेक्टेड आदमी हैं, तो वो आर्मी की ही साइड लेना पसंद करेंगे। अपनी बात को साबित करने के लिए इमरान के इशारे पर काम करने वाली इस एजेंसी ने एक आंकड़ा भी पेश किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जून में 6,825 मामले रोज सामने आ रहे थे, जो सितंबर में घटकर 240 मामले प्रतिदिन पहुंच गए। लेकिन एजेंसी का कहना है कि अक्टूबर में अब 600 मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर एजेंसी ने सिफारिश कर दी है कि पाकिस्तान में फिर से लॉकडाउन की जरूरत है, जबकि असलियत यह है कि इमरान लॉकडाउन को हथियार बनाकर विपक्ष की रैलियों को रोकने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन जनता के गुस्से को देखते हुए उन्हें ये डर भी सता रहा है कि कहीं जनता लॉकडाउन के खिलाफ ही सड़क पर न उतर जाए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक लॉकडाउन अपने आप में रोष पैदा करता है, और ये रोष पब्लिक में होगा, ये रोष पॉलिटिशियंस में होगा, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की पुलिस में होगा जो इसमें खड़ी हो गई। पाकिस्तान में इमरान ने जब से गद्दी संभाली है वो बाजवा को बचाते थे और बाजवा उन्हें, लेकिन इस बार जिस तरह से गुस्सा भड़का है उसके बाद दोनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। इमरान लॉकडाउन के भरोसे हैं तो बाजवा आतंकियों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को विपक्षी दलों से इतना खतरा बीते 2 साल में कभी नहीं महसूस हुआ। वजह यह थी कि उनको चुनाव जितवाने से लेकर विपक्ष के हमलों से बचाने तक की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना ने संभाल रखी। पाकिस्तान में 11 विपक्षी दलों ने जब पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का गठबंधन बनाया, तब भी इमरान निश्चिंत थे कि उनकी कुर्सी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई बचा लेगी। पीडीएम की पहली रैली से पहले इमरान खान की पार्टी के नेता चुनौती देते फिर रहे थे कि विपक्षी पार्टियां रैली का मैदान भर के दिखाएं। पहली रैली में जो भीड़ उमड़ी उससे इमरान के होश उड़ गए। माना जा रहा है कि विपक्ष के डर की वजह से ही कराची की रैली के बाद नवाज शरीफ के परिवार को डराने का दांव खेला गया। पीडीएम में सबसे बड़ी पार्टी नवाज शरीफ की है। उनके दामाद को कराची में जिस अंदाज में आधी रात के बाद गिरफ्तार कराया गया, उससे सिंध प्रांत की पुलिस ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बगावत कर दी। जनरल बाजवा को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सिंध पुलिस ऐसा भी कर सकती। कराची में गृह युद्ध जैसे हालात बनते दिखे तो जनरल बाजवा को जांच के आदेश देने पड़े। मामला अभी सुलझा नहीं है। सिंध प्रांत की पुलिस ने बाजवा को 10 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। इससे जनरल बाजवा की अपनी कुर्सी भी खतरे में है। उन पर 2 धारी तलवार लटक रही है। अगर वो सिंध प्रांत के आईजी को बंधक बनाने वाले पाकिस्तान सेना के अफसरों पर कार्रवाई करते हैं तो जनरल बाजवा के खिलाफ सेना में ही असंतोष पैदा हो सकता है। कराची में पाकिस्तान की आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज हैं, जो जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने का खुला विरोध करने वालों में एक थे। अगर जनरल बाजवा कराची कांड में पाकिस्तान सेना, रेंजर्स और आईएसआई को क्लीन चिट देते हैं तो सिंध पुलिस के विरुद्ध विद्रोह का खतरा है। माना तो यह भी जा रहा है कि
कराची कांड से अपना पल्ला झाड़ने के लिए जनरल बाजवा सारा ठीक रहा, इमरान खान के सिर फोड़ सकते हैं। कुर्सी बचाने में लगे बाजवा और इमरान। पाकिस्तान में छिड़े गदर से सरकार और सेना दोनों ही ये समझ चुके हैं कि अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब इमरान खान और कमर जावेद बाजवा अपनी अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। इमरान खान विपक्ष की आवाज और जनता के गुस्से को दबाने के लिए लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं, तो सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने आतंक का दामन थाम लिया है। पाकिस्तान में तख्ता पलट होना कोई नई बात नहीं है। चुनी हुई सरकारों को वहां की सेना ने कई बार उखाड़ फेंका है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार के साथ साथ सेना भी निशाने पर है। सेना प्रमुख को गद्दी से उतारने के लिए पूरा पाकिस्तान जल उठा है। पाकिस्तान सेना की ज्यादतियों और उसके भ्रष्टाचार को लेकर देश की जनता में सेना के खिलाफ गुस्सा तो काफी दिनों से उबल रहा था, लेकिन कराची कांड के सामने आने के बाद जनता का गुस्सा ऐसा फूट पड़ा है कि सेना सहम उठी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेना प्रमुख बाजवा को पहले तो कराची कांड की जांच के आदेश देने पड़े, लेकिन इसके बावजूद कराची कांड की आग पूरे देश में धधकने लगी। पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोग सड़क पर आ गए। गिलगित बाल्टिस्तान में सेना के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के हुंजा में लोग पिछले 10 साल से सेना की कैद में बंद राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए अड़ गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के हक के लिए लड़ने वाले प्रमुख आंदोलनकारी बाबा जान की रिहाई के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। इसी तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाकों में भी सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जबकि बलूचिस्तान में भी बाजवा की सेना के खिलाफ घमासान शुरू हो गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है, जो आप लोग समझते हो कि हम डंडे के जरिए से, जुल्म के जरिए से, जबर के जरिए से हम इनको दबाएं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के हर प्रांत में सेना के खिलाफ भड़के इस गुस्से के बाद अब सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए नए नए पैतरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कराची कांड से घबराए बाजवा खुद को बचाने के लिए सबसे पहले भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा करने पहुंचे। एलओसी पर बाजवा पाकिस्तान के सैनिकों से मिले और उनके बीच भड़काऊ भाषण दिया। उनकी कोशिश भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की थी। इसके अलावा उन्होंने सीमा पर मौजूद सैन्य टुकड़ियों के कमांडर को गुपचुप तौर पर यह फरमान दिया कि वो सीमा पर सीज फायर उल्लंघन को और तेज कर दे। यही नहीं, एलओसी पर बाजवा ने आतंकी घुसपैठ तेज करने को लेकर भी बातचीत की और इसका प्लान तैयार किया। किसी भी देश के सेना प्रमुख का सीमा पर दौरा करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दौरे को लेकर पाकिस्तान सेना ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें जो कुछ लिखा गया उससे साफ है कि बाजवा के इस दौरे का मकसद असल में पाकिस्तान की जनता में भारत विरोधी भावनाएं भड़काना था। जनरल बाजवा ने नियंत्रण रेखा से लगे चाम सेक्टर में अग्रिम इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सीमा पर स्थितियों का जायजा लिया। जनरल बाजवा ने अधिकारियों और सैनिकों की सतर्कता और उनकी तैयारियों की तारीफ की और यह संदेश दिया कि भारत की ओर से होने वाली हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बाजवा के दौरे की खबर को बार बार दिखाना और सेना के बयान में भारत विरोधी बातों को तवज्जो देना ये बताता है कि पाकिस्तान सेना की कोशिश देश की जनता में भारत विरोधी भावनाएं भड़काना है, ताकि सेना के खिलाफ उबल रहे गुस्से को शांत कराया जा सके। बाजवा साहब अपनी ही कुर्सी में अटके हुए हैं मुझे लगता है, क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है काफ़ी समय से उनके इंटरनल जर्नल्स का उनके पास सपोर्ट नहीं है, पॉपुलर सपोर्ट आर्मी में उनके खिलाफ चलता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है भारत विरोधी बयान देकर उनकी पूरी कोशिश है कि अटेंशन डाइवर्ट करी जाए। पाकिस्तान सेना और उसके मुखिया अपने ही देश की जनता के गुस्से से बचने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी पाकिस्तान सेना की इस चाल की खबर मिल गई है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने सीमा पर अपने कमांडरों को भारत में आतंकी घुसपैठ तेज करने का फरमान दिया है। इसे अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों के सरगना सीमा पर भेजे गए हैं और आईएसआई के अफसरों को भी एलओसी पर भेजा गया है। इन सभी को यह आदेश दिया गया है कि वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे।
कश्मीर के मुद्दे पर लोगों को भड़काने की कोशिशें और तेज करें। यही नहीं, आतंकी संगठनों को यह भी आदेश दिया गया है कि वो घाटी में मजहब के नाम पर लोगों को भड़काना भी तेज कर दें। पाकिस्तान की इन साजिशों का सबूत इस बात से भी मिल जाता है कि जिस दिन से विपक्ष के गठबंधन ने पाकिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, घाटी में आतंकी वारदात और सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों में भी तेजी आ गई। हालांकि घाटी में हमारे जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। साथ ही उन युवाओं को आतंक की दुनिया से निकाला भी जा रहा है जिन्हें आतंकी सरगनाओं ने बरगलाया है। इस कड़ी में सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकियों का आत्मसमर्पण कराया, जिन्हें उनके परिवार वालों को सौंपा गया। ये दोनों युवा अल बद्र संगठन से जुड़े थे, लेकिन सेना के समझाने के बाद इन्होंने आतंक का रास्ता छोड़ दिया। फौज का जिन्होंने हमें यहाँ इतला दी, हम यहाँ आके इनको बोला आप सरेंडर करो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, तो इन्होंने ये मौका हमें दिया है। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, हम हद से भी ज्यादा खुश हैं। हम इनका शुक्रगुजार है, बहुत बहुत शुक्र करते हैं हम इनको कि इन्होंने हमें अपने बच्चे सेहत सलामत वापस। 2 आतंकियों की आत्मसमर्पण कराने को लेकर भारतीय सेना की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। सेना का कहना है कि उनकी कोशिश ये है कि आतंक की दुनिया में भटके हुए और युवाओं को इसी तरह समाज से जोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कोशिश जारी थी हमारी, और आज सुबह हमें कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ टेररिस्ट के प्रेजेंट होने की। इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे जाके कॉर्डन लगाया, और उसके बाद खबर आई कि उसमें ये दोनों शामिल हैं। इमीडिएटली इनके घर वालों को वहाँ समन किया गया, जिन्होंने अपील की इनको, और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा भी अपील की गई कि वो सरेंडर करें, और इन लड़कों ने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को सरेंडर किया। पाकिस्तान में इमरान खान और कमर जावेद बाजवा अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि देश में भड़के गुस्से को भारत की ओर मोड़ दिया जाए, लेकिन भारतीय सेना उनकी इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रही, और इससे साफ है कि ना तो इमरान की कुर्सी बचने वाली है और ना ही बाजवा बहुत दिन तक गद्दी पर रह पाएंगे।